So hello everyone, I welcome you all to IS Point YouTube channel, which is the best way of learning. And today we will discuss about some important aspect relevant to the Hindu newspaper. और स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का आज के इस ठंडी ठंडी शाम को द हिंदू न्यूज़पेपर के कुछ प्रमुख आर्टिकल के साथ और IS पॉइंट के बेस्ट इनिशिएटिव के साथ। फ्रेंड्स यदि बात करें आज के उन सभी आर्टिकल की जिन पे हमें डिस्कशन करना है और उनके की हाईलाइट को समझना है, तो हम सबसे पहले नजर डालते हैं उन सभी आर्टिकल्स पर, उन पर डिस्कशन करना है। बात करें आज के पहले आर्टिकल की, तो उसमें लिखा है गवर्नमेंट डिस्टर्बिंग। ये अपने आप में एक यूनिक इन्फॉर्मेशन है। जब कभी भी आप ऐसे राइटिंग करेंगे स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच, और कभी भी कोई ऐसे आता है तो इसको आप कोट कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे से स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगातार चर्चा हो रही है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ बैटल ऑफ बंगाल, जो कि एडिटोरियल पेज का ही एक प्रमुख आर्टिकल है, इसको हम लोग जानेंगे। और पिछले दिनों भी इस पर डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद देखेंगे कुछ प्रमुख आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से संबंधित हैं और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं। साथ ही साथ यूएस टेंशन पे पिछले दिनों भी आर्टिकल आए थे, आज भी आए हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी को लेकर और फॉर्म बिल को लेकर लगातार किसानों के द्वारा हमारे देश के जो फॉर्म बिल है उसको अपोज किया जा रहा है और अनेक प्रकार के प्रदर्शन और प्रोटेस्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा इस पर भी आज एक यूनिक आर्टिकल आया हुआ है, इसके बेसिक की हाईलाइट्स को समझेंगे। इसके बाद इंडोमिथासी एक यूनिक वर्ड है, ये क्या है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक, ये पॉइंट्स ऑफ प्रीलिम्स के स्पेसिफिक क्वेश्चन बन जाता है। और फाइनली आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को देखते हुए आज के इस सेशन को हम लोग फ्रेंड्स कंप्लीट करेंगे। और बात करें फ्रेंड्स, पिछले दिनों एक हमारे ही मित्र या यूँ कहें कि एक IAS एस्पिरेंट ने कमेंट किया था कि ब्रजेश कुमार जी के द्वारा कमेंट देखने को मिला है कि उन्होंने कहा कि हम लोग हिंदी मीडियम से हैं, तो क्या हमको द हिंदू पढ़ना कंपलसरी है, और क्या ये हमें शुरुआती दिनों में हमको बहुत परेशानी हो रही है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपके लिए हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि यदि आप कंसिस्टेंसी यानी नियमितता के साथ हर दिन न्यूज़पेपर को देखते हैं, देखिए आपको न्यूज़पेपर द हिंदू क्यों पढ़ना है, इसकी कंपलसरी में पिछले दिनों न्यूज़ आर्टिकल हमारी वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोडेड ऑलरेडी अनिल सर के माध्यम से। और हम भी आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि यदि आप द हिंदू डेली पढ़ते हैं तो आपको एक स्टैटिकल नॉलेज बहुत ही अच्छे फॉर्म में प्राप्त होती है। और इसके बाद अगर यदि आपको समझ नहीं आता है तो हर दिन आप सिर्फ आर्टिकल को ध्यान से सुनते हैं तो भी आपकी एक नियमितता जब बढ़ती जाएगी तो आपको इसी माहौल में आप इस ढल जाएंगे। बात करें लेकिन आज इस चैनल की, इस IAS पॉइंट की इस पहल की बात करें तो इसमें हर चीज़ जो है हिंदी मीडियम की स्पेसिफिक यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ही बेसिकली सारे वर्क सारे फंक्शन रिलीज होते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो कि हमें समझ में नहीं आता है, हम जो भी बताने का प्रयास करते हैं वो हिंदी मीडियम वालों के लिए सफिशिएंट हो, इस बात का विशेष रूप से हम और हमारी पूरी जो टीम है इस बात का ध्यान रखती है। देखते हैं फ्रेंड्स आज के पहले आर्टिकल को। तो आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि SC फाइंड हाई कोर्ट ऑन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिस्टर्बिंग। देखिए आंध्र प्रदेश की ये पूरी जो है वाक़यात है, और इसके अंतर्गत क्या क्या आ गया है कि जो वहाँ की हाई कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसने डायरेक्ट ये कहा है कि मतलब वो क्या करे कि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए, प्रेसिडेंट सिस्टम लगाए। तो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा है कि बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए बोन ऑफ कंटेंशन एक प्रकार का फ्रेज है, जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़। तो दो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे स्टेट एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर इंटेंडिंग embark on a judicial inquiry to whether is constitutional breakdown in the state machinery under the Jagan Mohan Reddy government requiring a declaration of president's rule। तो हाई कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट रूल की डिमांड की गई है, क्योंकि उसने ये हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे जो जुडिशरी सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो चुका है, यानी जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है। इस बात का मतलब कि डिस्कशन देखने को मिलता है हाई कोर्ट के द्वारा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जुडिशरी इज़ नो रोल इन डिसाइडिंग वेयर देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन स्टेट नेसेसिटी प्रेसिडेंट रूल, दिस पावर्स इज वेस्टेड इन एग्जीक्यूटिव अंडर द आर्टिकल 356 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चाहे किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो, विफल हो या जो भी हो, इस बात की जो इन्फॉर्मेशन, इस बात के लिए जो इस बात का निर्णय लेना, इस बात पे कोई भी विचार जो है जुडिशरी सिस्टम नहीं ले सकती कि किस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है और कहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना है। तो इस बात के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की बात को काटा है। तो इस बात को आप कोट कर सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन आता है तो जुडिशरी ने दूसरे जुडिशरी को कैसे, हायर जुडिशरी ने लोअर जुडिशरी को किस प्रकार बातें समझाती है, इस बात को लेके आप बढ़िया सा कोई भी आप आर्टिकल लिख सकते हैं।
और इस बात को कहा गया कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत ही जो भी एक्टिविटी होती है, क्योंकि जो आप पावर होती है किस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हुआ या नहीं हुआ, ये सब आर्टिकल में आपका वर्णन है। तो यही बातें पूरी टोटल इस पूरे आर्टिकल में कही गई कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल है, राष्ट्रपति शासन लगाना है या जो भी है, जुडिशरी सिस्टम इस चीज़ को निर्णय इस चीज़ का नहीं ले सकती। यही पूरी बात इस पूरे आर्टिकल में देखने को मिलती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को। तो इनमें सबसे पहले जो हमारी न्यूज़ है वो है, पहली जो न्यूज़ है उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो ऑर्डिनरी पीपुल हैं वो कैन नॉट अफोर्ड कोविड-19 केयर। तो इस चीज़ को ये कहा गया कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो कोविड-19 की जो केयर है इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो क्या करे, गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे अफोर्डेबल मेडिकल ट्रीटमेंट हर व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ में हम देखेंगे, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी इज़ नॉट एल्ड सॉलिड। चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो अभी उतनी मजबूत नहीं है। देखिए कोविड-19 कारण जो है चाइना की बात करें तो चाइना के लिए एक प्रकार से जो उसके वहाँ से वुहान से ये चीज़ें फैली, तो इस चीज़ को लेके उसके जो इकोनॉमिक क्षेत्र में जो इम्पैक्ट पड़ा है, इस चीज़ को चाइना भी लगातार कह रहा है कि उस पर भी प्रभाव पड़ा है और जो इसकी इकोनॉमिक रिकवरी है वो अभी तक सॉलिड नहीं हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार वो है, तो वो भी इसको समझेगा भी। नेक्स्ट न्यूज़ में हमें देखेंगे कि ट्रंप सेस मॉडर्ना वैक्सीन अप्रूव्ड। तो ट्रंप ने वहाँ की दूसरी जो वैक्सीन है जिसका नाम है मॉडर्ना वैक्सीन, इसको अप्रूव्ड किया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप सेड ऑन फ्राइडे दैट यूनाइटेड स्टेट हैज ऑथराइज्ड अ सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन जंपिंग द गन ऑन रेगुलेटर्स हु आर नॉट एट इन द फॉर्मल ग्रीन। तो ये आपको थोड़ा सा सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन याद रखना है कि जो मॉडर्ना वैक्सीन ये कहाँ की है, वो यूएस की है, और ये जो है सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन है कहाँ की? यूएसए की। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में लिखा है कि इंडिया मस्ट E20 फ्यूल टू कट व्हीकुलर इमिशन। तो व्हीकुलर जो भी हमारे यहाँ वाहन चलते हैं इसमें इमिशन को रोकने के लिए इंडिया ने बेसिकली मूव कर रहा है E20 फ्यूल की तरफ। तो इसमें लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे प्रपोज द एडोप्शन ऑफ E20 फ्यूल्स a blend of 20% of ethanol and gasoline as an automobile fuel in order to reduce vehicular emission as well as country's oil import bill। तो ये बेसिकली जो गवर्नमेंट है फ्राइडे को इस बात को अडोप्ट कर ली है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि E20 फ्यूल को अडोप्ट करेगी, जिसमें कि लगभग 20% एथेनॉल और गैसोलीन होगा। इससे क्या होगी? इमिशन दर में कहीं ना कहीं कमी आएगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स उन आर्टिकल पे जिन पे में डिस्कशन करना है। तो इसमें लिखा है कि बैटल ऑफ बंगाल, यानी देखिए इस पे कल भी आर्टिकल आए थे और इसमें हमने स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट पे चर्चा की। आज भी ये आर्टिकल उसी चीज़ को बताएगा, इसके बेसिक स्टेप हम लोग जानते हैं। तो लिखा है पुलिस पर्सनल शुड नॉट बी मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल बैटल। तो जो पुलिस है उसको पर्सनल किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल बैटल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ये बात इस पूरे आर्टिकल में देखने को मिलती है, जिसमें के अंतर्गत ये कहा गया कुछ प्रमुख डाटा है, थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है। और बाकी इसकी जो जानकारी आप सभी लोग जानते हो कि जो बीजेपी के चेयरमैन हैं नड्डा साहब, वो गए थे वहाँ पे और उनके काफिले पे जिस क्षेत्र में मतलब गए थे, वो ममता बनर्जी जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनके नेफ्यू थे, उनके कज़न थे, उनके क्षेत्र में जहाँ पे वो जीते हुए थे, वहाँ पे दौरे पे गए थे जहाँ पे उनके काफिले पर हमला हो गया। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि जिन आईपीएस की जिम्मेदारी वहाँ पर थी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुलाया है। तो इस बात को लगातार वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, अर्थात इनकी जो गवर्नमेंट है वो लगातार रोक रही है। इसके कारण जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच लगातार एक प्रकार से कहें तो डिस्प्यूट बना हुआ है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए इसमें ये कहा गया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया वहाँ की कि अ कलरेबल एक्सरसाइज पावर ऑफ ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ आईपीएस कैडर रूल। तो उनके द्वारा ये कहा गया कि इमरजेंसी प्रोविजन के लिए जो बनाया गया था आईपीएस कैडर रूल 1954 का, इसका मिसयूज हो रहा है क्योंकि इसके द्वारा इनको बुलाया गया है। तो इस चीज़ का मिसयूज हो रहा है। अब इस पे जो है बीजेपी जो प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा हैं, कम अंडर द स्टोन स्पेल्टिंग ऑन स्ट्रीट ऑन December 10। इसके बाद वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा गया कि आफ्टर एन इनिशियल मूव to recall these official was registered by the state, the center has invoked section 6(1) of the Indian Police Service Cadre rules, which say that in case of any disengagement the matter said shall be decided by the central government। तो ये चीज़ कहकर वो उन सभी को वापस बुलाने का पूरी तरह मतलब कि सिस्टम बन रहा है या फिर वो पहुंच चुके हैं। देखिए उनके द्वारा ये कहा गया कि 1954 का जो इंडियन पुलिस सर्विस जो है
IPS का जो कैडर रूल है 1954 का, इसके अंतर्गत इसका मतलब कि इसका फ़ायदा लेकर इस चीज़ को किया जा रहा है। तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी कि जो 6(1) जो इंडियन पुलिस सर्विस जो कैडर रूल है, इसका सेक्शन 6(1) है, इसके अंतर्गत जब कभी भी स्टेट और सेंटर का भी डिसएंगेजमेंट होता है, मतलब कि किसी भी डिसएग्रीमेंट होता है, तो उस चीज़ में जो फैसला किया जाएगा वो किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस चीज़ को लगातार वहाँ से अपोज किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह हावी हो रहा है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल को। इस आर्टिकल में देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है MSP द फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट। देखिए MSP के बारे में जो भी बातें कही जाती हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ भ्रांतियाँ भी हैं और कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पूरे आर्टिकल में इसका पूरा वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया कि यदि हम सबसे पहले स्टार्ट करें कि MSP की, तो MSP इज मीन टू सेट अ फ्लोर बिलो विच प्राइसेस डू नॉट फॉल एंड अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन 23 कमोडिटीज़। यानी कि लगभग 23 कमोडिटीज़ के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट की जाती है प्राइस, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और ये ऐसी प्राइस होती है, ये ऐसा मंच होता है MSP जहाँ पे प्राइस डू नॉट फॉल, कि यहाँ का जो मूल्य है एक बार अनाउंसमेंट हो गया कि किसान का जो मूल्य है, जैसे गेहूँ हो गया मान लो 20 रुपये किलो हमको लेना है, तो मार्केट में मतलब 15 रुपये किलो मिल रहा है, तभी किसान को 20 रुपये किलो ही गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट में 30 रुपये किलो चल रहा है और किसान के लिए जो MSP गवर्नमेंट के द्वारा 20 रुपये किलो तय की गई है, तो किसान की मर्जी है कि चाहे वो गवर्नमेंट की बेचे, APMC मंडी में बेचे या फिर कहीं और बेचे। तो ये चीज़ें किसान के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, फिर भी इसका अपोजिंग लगातार देखने को मिलता है। तो थोड़ा हम समझते हैं कि MSP क्या है, इसको सहज और सरल भाषा में। तो हम रीड कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखते रहेंगे तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। तो इसमें लिखा है कि भारत में जो कृषि विकास की रणनीति है, कृषि विकास की जो एक रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू जो है उचित कृषि की कीमत लागू करना है। और इस संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें तो MSP जो है सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक न्यूनतम कीमत होती है, जिस पर किसान चाहे तो सरकार को अपना माल बेच सकते हैं, और यदि बाजार की कीमत कम है तो इस प्रकार MSP किसानों को बाजार जोखिम, मार्केट रिस्क के प्रति सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो ये इसकी बेसिक एस्पेक्ट है। तो हमने अब तक ये जाना कि जो MSP है किसानों को मार्केट रिस्क से बहुत ही बेहतर तरीके से बचाती है। अब बात करें भारत में MSP की जो अवधारणा है, इसको लक्ष्मीकांत झा की समिति की सिफारिशों पर 1965 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इम्प्लीमेंट 1965 में जब इसको किया गया, इसको MSP को थोड़ा सा कोई याद रखना है। साथ ही साथ जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की जो सिफारिशें, इसके आधार पर MSP की घोषणा जो है फसलों की बुआई से पहले की जाती है, ताकि किसान जो है किसी फसल की बुआई करने में या न करने की निर्णय वो खुद ले सके। और MSP के बारे में यदि बात करें तो सुझाव, MSP के बारे में अगर सुझाव तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है। यानी कि इसका सुझाव किसके द्वारा किया जाता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा दिया जाता है। लेकिन इसके बारे में जो है अंतिम जो निर्णय है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA के द्वारा लिया जाता है, और गन्ने के लिए जो है FRP के संदर्भ में इसी प्रक्रिया को लागू किया जाता है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसको लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। वर्तमान में जो सरकार द्वारा जो कुल है 22 फसलों के लिए MSP की घोषणा की जाती है, जिसमें 14 खरीफ और 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसल हैं। तो सरकार द्वारा घोषणा तो 22 फसलों की जाती है, किंतु यह लागू जो है 23 या 24 फसलों पर होती है। जो 2 अन्य फसलें हैं उनकी अगर बात करें तो वो है तोरिया एवं डिहस्कर्ड नारियल। MSP की जो है सरकार द्वारा घोषित अन्य 2 फसलों सरसों एवं नारियल के मुताबिक होती है। तोरिया की MSP सरसों डिहस्कस नारियल के मुताबिक होती है। तो ये चीज़ें आप नहीं याद रखनी है, लेकिन जो MSP की बेसिक स्ट्रक्चर वो आपको याद रखनी है। क्या है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है। तो इसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि MSP से बहुत ही कम किसानों को फ़ायदा होता है और कुछ ही लोगों को फ़ायदा होता है। तो जिसमें लिखा गया कि लगभग 6% किसानों को फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें कोई उतनी ज़्यादा मतलब सटीक नहीं है, इससे किसानों को अधिक मात्रा में फ़ायदा होता है। अब बात करें यदि हम किसी भी मतलब कि अगर सिस्टम जैसे कि जो प्रोक्योरमेंट होता है सभी स्टेटों के द्वारा, तो जो MSP है MSP जो है इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि पैडी और वीट, जो पैडी और वीट होता है
इन्हीं दोनों से अधिक मात्रा में देखने को, जबकि ये है 23 या 24 कमोडिटीज़ के लिए हैं। लेकिन जो किसान जो है अधिक मतलब कि अर्निंग के चक्कर में सिर्फ 2 फसलों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा की इन दोनों के लिए फसलों को लगातार एक ही फसल को उपज बढ़ाने के चक्कर में जो किसान अधिक लाभ कमाने के चक्कर में जो किसान है किन नुकसान को कर रहा है, तो इन सभी बातों को भी हम लोग डिस्कस पिछले दिनों में कर चुके हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि द ट्रू पिक्चर क्या है कि एमएसपी जो है एक फार्मर इशू बन के एग्रीकल्चर सेक्टर में दिख तो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे हमें फ़ायदे हैं। और देखिए इससे जुड़े जो प्रमुख डाटा हैं उसको आप इस आर्टिकल में पूरे रीड करके तैयार कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस पूरे आर्टिकल में आपको सीखना 2-3 बातें हैं। एमएसपी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, एमएसपी की फंक्शनरीज क्या हैं और एमएसपी क्या है, ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें पूरा चीज़ जो हमने अभी आपको जस्ट बताया, तो ये पूरे इस पिक्चर में आपको दिखेगा, जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि किसान जो है अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को बेच सकता है। गवर्नमेंट उसके लिए पहले एमएसपी तय कर देगी, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको फिक्स कर देगी। और जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स हो जाएगा तो किसान अगर उस वक्त मार्केटिंग को देखते हुए अगर मार्केट में उसका रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट को सेल कर सकता है। और यदि मार्केट को देख रहा है कि उसमें अधिक रेट है और हमको एमएसपी से कम मिला है तो मार्केट में भी एपीएमसी मंडी के बाहर भी वो उसको क्या कर सकता है, बेच सकता है। तो ये सारे काफ़ी प्रोविजंस हैं एमएसपी के। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में एक इन्फॉर्मेटिव ये आर्टिकल है जिसमें लिखा है रिसर्च फाइंड इंडोमेथासिन बेनिफिशियल कोविड-19 केयर। तो कोविड-19 की केयर में जो इंडोमेथासिन है ये अपने आप में बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। देखिए इंडोमेथासिन क्या है इसको आप थोड़ा सा याद रखना है और इसके जो फंक्शनरीज हैं वो थोड़ा सा आपको याद रखने हैं। तो इंडोमेथासिन जो एक प्रकार से अगर कहीं इस वैक्सीन की बात, इस दवाई की बात करें तो ये जो है ये रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डेज इन बिकम फीवर फ्री, रिडक्शन इन कफ एंड मसल्स पेन बाय हाफ कंपेयर टू पैरासीटामॉल सेट। तो जिस प्रकार पैरासीटामॉल का जो फंक्शनरी होता है तो इंडोमेथासिन का भी उसी प्रकार फंक्शनरी होता है। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि कोविड-19 की केयर में ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित हो रहा है। इस आर्टिकल में आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि ईरान स्टार्ट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी वर्क्स एमिड यूएस टेंशन। तो ईरान ने क्या किया है कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी तो फिर है एंड यूएस टेंशन, जिस बीच में यूएस और ईरान के बीच टेंशन चल रहा है उसी बीच वो अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को फिर से क्या कर दे रहा है, स्टार्ट कर दे रहा है। तो ये पिक्चर जो आप ओवरऑल देख पा रहे होंगे ये सैटेलाइट के द्वारा पिक्चर लिया गया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 11 दिसंबर को ये पिक्चर लिया गया कि जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्डो है इस चीज़ को दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी को वो अपना बढ़ा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि ईरान हैज़ बिगन कंस्ट्रक्शन इनसाइड इट्स बैकग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी इन द फोर्डो एमिड टेंशन विथ यूएस एटॉमिक प्रोग्राम सैटेलाइट फोटो ऑब्टेन बाई फ्राइडे एंड एसोसिएटेड प्रेस बिलो। तो हम जानते हैं कि ईरान के ऊपर अनेक प्रकार के सैंक्शन यूएसए के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं, और अभी भी पिछली गवर्नमेंट जो थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कई सैंक्शन थे कि वो कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो ईरान है उसकी एक्टिविटी फिर से न्यूक्लियर सिस्टम में बढ़ रही है। तो इस चीज़ को लगातार यूएस के लिए अब देखते हैं, इस पर पिछले दिनों में आगे आने वाले दिनों में इस पर अच्छे आर्टिकल आएंगे जिस पर हम लोग सभी इसके एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ईरान को लगातार न्यूक्लियर वेपन्स, ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर है तो न्यूक्लियर वेपन्स का कंस्ट्रक्शन ना शुरू कर दे, जो कि एक हमारे सोसाइटी हमारे वर्ल्ड के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इस चीज़ों का डिस्कशन इस आर्टिकल में है। फ्रेंड्स देखते हैं आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन को। बात करें फ्रेंड्स आज के द हिंदू बेस्ट क्वेश्चन की, तो इसमें लिखा हुआ है कि राइट अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन एमएसपी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आप सभी लोग 100 वर्ड्स पे अपने सभी विचार को व्यक्त करने का प्रयास करेंगे और लिखने का भी प्रयास करेंगे। तो आई होप आज का सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा रहा होगा और आपको सभी एस्पेक्ट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।